हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसके पहले भाग में आपने पढ़ा था कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था फ्रॉम 1914 टू 1918। तो उसमें क्या हुआ था? अलाइज पावर दे डिफीटेड सेंट्रल पावर एंड जर्मनी वाज आल्सो इंक्लूड इन सेंट्रल पावर्स। तो हार गया था जर्मनी। सो उसके बाद क्या हुआ देखिए, the allies powers they imposed a simple and dangerous treaty over on जर्मनी। तो जो आपकी वर्साई की संधि हुई थी उसके द्वारा जर्मनी पे एक बहुत ही अपमानजनक जो संधि है वो लगाई गई, जुर्माना लगाया गया बहुत ज़्यादा, और सारा दोष किसे दिया गया इसमें जो नुकसान हुआ था? जर्मनी को। सो दिस रिड्यूस्ड पावर ऑफ जर्मनी एंड आफ्टर देन वन मोर प्रॉब्लम अकर्ड देयर, जो आपका हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। तो उस ग्रेट डिप्रेशन ने क्या किया, जो जर्मनी थी उसकी बची खुची पावर को भी ख़त्म कर दिया। हालांकि बीच में यूएसए उसकी मदद कर रहा था, बट आफ्टर दी ग्रेट डिप्रेशन जो चला था आपका, उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी की जो पूरी जो इकोनॉमी थी पॉलिटिकली, वो सारा क्या हो गया था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। वहाँ पर बेरोजगारी फैल गई थी, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, पीपल दे वर अगेंस्ट ऑफ देम, वो भी उसके अगेंस्ट होने लग गए थे उनकी पॉलिसीज़ के, बिकॉज दे वर अनेबल टू कंट्रोल ऑफ इट। सो नाउ टुडे वी विल प्रोसीड चैप्टर, एंड नाउ टुडे टॉपिक इज़ हिटलर्स राइज टू पावर, यानी कि जो हिटलर है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आज, एडोल्फ हिटलर, तो उसका कैसे उदय हुआ और कैसे उन्होंने जर्मनी में पूरा अपनी पावर फैलाई। सो लेट्स स्टार्ट। दिस क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी, जो ग्रेट डिप्रेशन से हुई थी, आर्थिक मंदी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। तो जो उसके बाद इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में जो एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर मंदी छा गई थी, सब उथल पुथल मच गई थी। सो दिस बैकग्राउंड, इससे जो हिटलर है उसे पावर मिली उदय होने की। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, तो इसका जन्म कब हुआ था? 1889 को इन ऑस्ट्रिया। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, तो जो उसकी युवावस्था थी, यूथनेस, तो बहुत ही गरीबी में बीती। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड चल रहा था तो इन्होंने आर्मी में भाग लिया था। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, एक संदेश वाहक के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। बिकेम अ कॉर्पोरल, और दैहिक रूप से भी इन्होंने काम किया। एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और देखिए जब इन्होंने आर्मी में सर्विसेज दी वहाँ पर, तो बाद में इन्हें मेडल भी मिला उनकी वीरता के लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, तो जो जर्मनी की डिफीट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह, तो उससे क्या हुआ, वो उस डिफीट ने इसे पूरी तरह से क्या कर दिया, डरा दिया था। एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी उससे क्या हुआ, फिर थोड़ा सा इनके मन में भी आया कि बदले की भावना आ गई एडोल्फ हिटलर के मन में। इन 1919 ही ज्वाइन अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखिए 1919 में क्या हुआ, एक छोटा सा इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया। देखिए छोटे से की थी शुरुआत, और उस ग्रुप का नाम क्या था? जर्मन वर्कर्स पार्टी। ध्यान दीजिए। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और देखिए कुछ समय बाद ही इन्होंने अपने अंडर ले लिया इसको, और इसका नाम अब हो गया द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। द पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और बाद में इसी को कहा गया नाजी पार्टी। तो देखिए छोटे से हुई थी ये शुरुआत, एक वर्कर्स पार्टी से हुई थी नाजी पार्टी की शुरुआत, और बाद में देखिए पूरे जर्मनी पे इन्होंने अपना रूल किया। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ओवर बेवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। तो देखिए उन्होंने प्लान बनाया सीज करने के लिए बेवेरिया को, तो उन्होंने बर्लिन को मार्च किया जो जर्मनी की कैपिटल है। ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। तो देखिए वो फेल हो गए,
सफलता नहीं मिली 1923 में। उन्हें देशद्रोह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड, और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। तो देखिए जो नाजीज थे, नाजी पार्टी के जो सपोर्टर थे, उन्हें कोई भी इफेक्टिवली मोबिलाइज्ड रेगुलर सपोर्ट नहीं मिला। कब तक? 1930 तक। ये आप देखिए 1930 तक, जब वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमी। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था उसी दौरान जो नाजिज्म है, जो नाजी पार्टी है, ये एक मास मूवमेंट बन गया, बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था। एज वी हैव सीन लेट आफ्टर 1929। तो हमने जैसे देखा था इससे पहले कि 1929 के बाद बैंक्स कोलैप्स्ड, बैंक कोलैप्स्ड हो गए यानी बंद हो गए। बिजनेसेस शट डाउन, सारे बिजनेस लगभग बंद हो गए। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन्ड विद डिस्टिट्यूशन। और देखिए जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत डर चुका था और उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वर्कर्स की जॉब चली गई थी, बिजनेस बंद हो गए थे, बैंक कोलैप्स हो गए थे। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। और देखिए इसी समय जो नाजी पार्टी है वो अपना प्रोपेगेंडा लेके आए। प्रोपेगेंडा क्या होता है? देखा होगा आपने कि जो गवर्नमेंट होती है, चुनाव प्रचार आपने देखा होगा, उसमें भी ये होता है कि लोगों को उम्मीद दिखाई जाती है किसी चीज़ की। तो यहाँ पर भी उन्हें एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद दिखाई गई, प्रचार किया गया। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द रिट्सबर्ग द जर्मन पार्लियामेंट। जो रिट्सबर्ग जर्मन पार्लियामेंट था, वहाँ पे चुनाव लड़े इन्होंने, लेकिन 2.6% से ज़्यादा वोट इन्हें नहीं मिले। बट बाई 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। लेकिन देखिए क्या हुआ, 1932 में इसे कितने वोट्स मिले? 37% वोट्स। तो ये वहाँ की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई जर्मनी की। सो स्टूडेंट्स, प्रोपेगेंडा जो अभी आपने पढ़ा था क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एंड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। तो इसमें क्या होता है? उन पर प्रभाव डालना होता है पीपल पे मैसेज के द्वारा। और ये मैसेजेस जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स, फिल्म्स, स्पीचेस। तो देखा भी होगा आपने हिटलर को स्पीच देते हुए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन न्यूरेमबर्ग। तो वहाँ पर उन्हें ग्रीट किया जा रहा है जब वो आ रहे हैं। In this picture you can see one rally of Hitler, Nuremberg rally 1936. Rallies like this were held every year. तो देखिए हर साल की जाती थी उस टाइम पे। An important aspect of these was to demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, swore loyalty and listened to his speeches। तो यहाँ पर जो हिटलर थे उनकी स्पीचेस होती थी, यहाँ पर हर साल होती थी लगभग ये। और इससे क्या है, जो पार्टी अपनी पूरी पावर डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर करती थी। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। देखिए एक बहुत पावरफुल स्पीकर भी था वो, भाषण देने वाला यानी वक्ता जिसे बोलते हैं। हिज पैसन एंड हिज वर्ड मूव्ड फॉर पीपल। तो उसका जो पैसन था और उसके जो वर्ड्स थे वो जो लोग थे उन्हें उसकी ओर खींच लेते थे, यानी कि उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित हो जाते थे लोग। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने प्रॉमिस किया लोगों से कि वो एक स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली देश का निर्माण करेगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी। और जो वर्साइल ट्रीटी की का अन्याय था, जो भी उस पर थोपे गए थे, उन्हें क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। एंड रिस्टोर द डिग्निटी एंड ऑफ द जर्मन पीपल। और जो आत्मसम्मान खो गया था जर्मन पीपल का, उसे वो वापस रिस्टोर करेगा, फिर से वापस लेके आएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जर्मनी है, जो उसके लोग हैं, उनकी डिग्निटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। आपने देखा था कि कैसी उनकी हालत हो गई थी। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने कहा कि मैं उन्हें वर्क जॉब दूंगा जो वर्क चाहते हैं। एंड
सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और जो हमारा यूथ है जर्मनी का उनका फ्यूचर सिक्योर करूँगा। ही promised to weed out of all foreign influences and resisted all foreign conspiracies against Germany. और इसके अलावा उसने ये भी विश्वास दिलाया कि जितने भी वहाँ पर बाहरी देशों के जो वहाँ पर इंटरफेरेंस चलता है, उनका प्रभाव है, वो सभी जो जर्मनी के खिलाफ है उन्हें भी वो ख़त्म कर देगा, निकाल बाहर करेगा। हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू की हिटलर ने। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन, उसे पता था कि कैसे जो लोग हैं उनको खींचा जा सकता है अपनी ओर, रैलियां करके और प्रदर्शन करके और तरह तरह के कार्य करके। एंड पब्लिक मीटिंग्स टू Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitlers। तो देखिए जो नाजीज थे वो बहुत ज़्यादा रैलीज करते थे दिखाने के लिए पावर अपनी लोगों को, और हिटलर की पावर दिखाने के लिए, एंड instill a sense of unity among the people, और साथ ही यूनिटी दिखाने के लिए। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द ritualized round of applause after the speeches were all part of the spectacle of power। देखिए वहाँ पर क्या था, जब रैलीज चलती थी तो वहाँ पर रेड बैनर्स होते थे, उनमें स्वास्तिक का चिन्ह होता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह। द नाजी सैल्यूट, नाजी सैल्यूट आपने अभी देखा था, जैसे प्लेज ली जाती है वैसे ही किया जाता था, यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर। एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज, और साथ ही जब उसके भाषण ख़त्म होते थे, स्पीचेस ख़त्म होती थी, तो उसके बाद जो तालियां की गड़गड़ाहट होती थी, तो ये सभी पार्ट थे उसके शक्ति प्रदर्शन के, हिटलर के। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। तो देखिए जो नाजी प्रोपेगेंडा था, उनका जो प्रदर्शन था, उनका जो प्रचार था, उसने बहुत ही कुशलतापूर्वक जो था हिटलर को एक मसीहा के रूप में, एक सेवर यानी जो लोगों का बचाव करे, एज समवन हु हैड अराइव टू द डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, और ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्होंने उसे प्रदर्शित किया, उसका प्रचार किया जो लोगों को उनके जो बुरे दिन हैं उनसे अच्छे दिनों की ओर ले जाएगा, एक अच्छे फ्यूचर की ओर। इट इज़ an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride has been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी जो सोच रहे थे कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, आर्थिक मंदी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए। और देखिए यही चीज़ें थी जिन्होंने हिटलर को ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट दिलवाया, यही था। बट आफ्टर देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको कैसे ख़त्म किया हिटलर ने, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑन 30 जनवरी 1933, देखिए यानी कि 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler। तो जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने ऑफर की चांसलरशिप, यानी कि चांसलरशिप ऑफर की किसे की, टू हिटलर, हिटलर को। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। तो देखिए जैसे ही पावर मिली हिटलर को तो उसने शुरू कर दिया जो एक डेमोक्रेटिक रूल का सिस्टम होता था, उसको धीरे धीरे जो है उसमें चेंजेस करने शुरू कर दिए। बिकॉज आपको पता होगा ही वांटेड टू रूल एज अ डिक्टेटर। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। और देखिए उसके बाद क्या हुआ,
ध्यान रखिए, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, वहाँ पर फरवरी में क्या हो गया था, 1933 को आग लग गई। ये क्या थी, एक मिस्टीरियस, यानी कि पता नहीं था किसने लगाई, क्यों लगी। बट इससे क्या हुआ, जो हिटलर था उसके उसको पावर बढ़ाने के लिए, और जो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था, उसे और भी ज़्यादा इस आग लगने से फ़ायदा हुआ। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, देखिए 28 फरवरी 1933 को क्या हो गया, फायर डिक्री लगा दी गई वहाँ पर। आइडेंटिटी इंडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविल राइट्स, और इसके द्वारा क्या किया गया, वहाँ पर जो सिविल राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि पार्लियामेंट ही नहीं थी अभी वहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग थे उनके देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली, यानी कि ना वो अब बोल सकते थे कुछ, कहीं पे सभा कर सकते थे, ना वहाँ पर प्रेस को कुछ छापने का अधिकार था। ये सारी चीज़ें सब बैन कर दी गई। हैज़ गारंटीड बाय द वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन्हें मिले थे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए यहाँ पर जितने भी सिविल राइट्स थे सब खत्म कर दिए गए हैं आफ्टर दी फायर डिक्री। देन ही टर्न ऑन हिज arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps। तो देखिए उसके बाद जो मेन टारगेट बने हिटलर के वो थे कंजर्वेटिव, वो थे कम्युनिस्ट्स। तो उन्हें क्या किया गया, ज़बरदस्ती उन्हें बंदी बनाया गया और उन्हें भेजा गया कंसंट्रेशन कैंप्स की ओर। सो स्टूडेंट्स, ये अब ये कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, ये देखिए ये बंदी गृह होते हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती ले जाया जाता है लोगों को। और इसके चारों ओर क्या होते थे, जो करंट के जो तार होते थे वो लगाए जाते थे, जो वायर्स होती थी जिनमें करंट होता था वो लगाए जाते थे, जो कि वहाँ से कोई भाग भी ना पाए। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट्स वाज सेवेयर, बहुत बड़े पैमाने पर रिप्रेशन हुआ इनका, कम्युनिस्ट्स का, बिकॉज वो पहले से निशाने पर थे कंजर्वेटिव्स के। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट्स, फाइल्स ऑफ ड्यूसल्डॉर्फ। सो स्टूडेंट्स, जो आपका ड्यूसल्डॉर्फ एक स्मॉल सिटी थी, जहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग हाफ अ मिलियन, यानी कि अराउंड 5 लाख के करीब थी यहाँ की पॉपुलेशन। और वहाँ से कितने रजिस्टर मिले थे, 6,808, और उनमें से देखिए 1,404 वेयर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। केवल इनमें से जो 1,440 जो फाइलें थी वो केवल कम्युनिस्ट के ही यहाँ से मिली। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया और मारा गया। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। लेकिन केवल कम्युनिस्ट ही नहीं, इसके अलावा 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स, यानी कि 52 तरह के अन्य लोगों को भी यहाँ पर मारा गया, उनके साथ बुरा किया गया बाय द नाजीज। तो जो नाजी थे, हिटलर की जो पार्टी थी, उन्होंने ऐसे ही 52 टाइप के और भी लोगों को यहाँ पर मारा। ऑन 3 मार्च 1933, अब देखिए क्या हुआ, द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। देखिए इनेबलिंग एक्ट वहाँ पर पास हुआ। दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और इसके द्वारा, इस एक्ट को जब लाया गया तो जर्मनी जो था वहाँ पर डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गई, उसकी स्थापना हो गई डिक्टेटरशिप की। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्टेटरशिप किस एक्ट के अंडर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई जर्मनी में, तो आप लिखेंगे इनेबलिंग एक्ट। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल्ड बाय डिक्री। तो इसने क्या हुआ, हिटलर को सारी पावर्स दे दी, और सारी पावर दे दी कि वो जो डिक्री है उसके अकॉर्डिंग रूल कर सकते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। और यहाँ पर देखिए
जर्मनी में क्या हुआ, जब हिटलर डिक्टेटर बने तो सारी जो पार्टी थी नाजी पार्टी के अलावा सबको बैन कर दिया गया, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी उन्हें भी बैन कर दिया गया। केवल अब किसका राज था वहाँ पर, नाजी पार्टी और इनके सपोर्टर्स का। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो वहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था, जितनी भी मीडिया थी वहाँ की, जितनी भी आर्मी थी, सेना, और जो भी वहाँ पर जुडिशियरी थी, न्यायपालिका, कोर्ट वोर्ट जितना भी था, सब पर किसका अधिकार हो गया, कंट्रोल हो गया अब केवल नाजी पार्टी का और हिटलर का। स्पेशल surveillance and security forces were created to control and order society in way that the Nazi wanted। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो सर्विलांसेस होते हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं वो नाजी पार्टी जैसा चाहती थी उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्रिएट किए यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन सी वहाँ पर आई, जो नई सिक्योरिटी जो पुलिस थी और जो आर्मी थी, गेस्टापो, ये क्या थी, सीक्रेट स्टेट पुलिस, द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस, एसडी जिसे बोला जाता है। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। तो इनके पास क्या थी, देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो गए थे। of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। जिसने नाजी जो स्टेट था उसे एक क्रिमिनल स्टेट बनाया, यानी कि इतना उन्होंने वहाँ पर क्राइम किया। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। अब लोग ले जाए जा सकते थे जो टॉर्चर चैम्बर्स थे। राउंडेड अप एंड द सेट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। और देखिए जिन लोगों को भी अभी आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया जाता था बंदी बनाकर, जिन्हें हिटलर, जो भी हिटलर के अलावा और भी जो पार्टी के लोग होते थे। तो देखिए ये जो पुलिस यहाँ पर क्रिएट की गई तो इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, कोई भी यहाँ पर सिविल राइट्स नहीं दिए गए थे लोगों को। और ये जो भी प्रोसीजर होता था बंदी बनाने का, तो ये क्या होता था, इलीगल तरीके से बनाया जाता था, यानी कि जिसे चाहे ये उसे बंदी बना सकते थे। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्योरिटी। और जो यहाँ पर पुलिस फोर्स थी उनकी पावर हो गई थी बिना किसी के, यानी कि इम्प्योरिटी, यानी कि वो अब वैसी साफ नहीं थी छवि उनकी जैसी पहली हुआ करती थी अब। और आप खुद देख लीजिए कि बिना किसी प्रोसीजर के वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वहाँ पर कानून व्यवस्था खराब हो चुकी थी जर्मनी में अंडर दी लीडरशिप ऑफ हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी। सो हेयर वन वर्ड यू जस्ट स्टडीड अबाउट इट, कंसंट्रेशन कैंप। देखिए क्या होते थे, अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ऐसे कुछ कैंप्स बने होते थे जहाँ पर लोगों को ले जाया जाता था बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी एफआईआर के। टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस। और चारों ओर से क्या होते थे इनके, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स लगी होती थी, वायर्स होती थी जिसमें क्या चलता था, करंट दौड़ता रहता था, ऐसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिए कोई बाहर भी नहीं जा सकता, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे जुल्म किया जाता था। सो स्टूडेंट्स, देन रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, हाउ हिटलर रिकंस्ट्रक्टेड जर्मनी। कैसे उसने किया वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हॉलमार साख्त। तो उस समय हॉलमार साख्त ये इन्हें इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी हिटलर ने। हु एम टू फुल प्रोडक्शन, जिनका एम था फुल प्रोडक्शन का, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, यानी कि जो स्टेट से फंड मिलता है उस
वर्क क्रिएशन प्रोग्राम उन्होंने ये चलाया। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज। और देखिए ये जो वॉलमार्ट साख ने ये जो प्रोग्राम चलाया, इसी की देन क्या थी, जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार। और इसके अलावा जो लोगों की कार होती थी उस समय, जैसा कि उन्हें दिखाया गया था, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वॉक्सवैगन कार। तो ये कंपनी वॉक्सवैगन आप देख सकते हैं, ये भी किसकी देन थी, वॉलमार्ट साख का जो प्रोजेक्ट था। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। जो फॉरेन पॉलिसीज थी उसमें भी हिटलर को शुरुआती बहुत ही जल्दी क्या है, सफलता मिली। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। देखिए 1933 में ही उसने क्या किया, जो हिटलर था, जो लीग ऑफ नेशंस था उससे हट गए, यानी कि हट गए थे। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। देखिए इससे पहले जो इनका राइनलैंड छीन लिया गया था उसे इन्होंने वापस ले लिया, जो कि एक रिच मिनरल एरिया था। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन। और देखिए उसके बाद जो हिटलर है उन्होंने क्या किया, जो ऑस्ट्रिया था उसे और जर्मनी दोनों को मिला दिया और एक नेशन बना दिया। और किस स्लोगन के अंडर बनाया ये, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी उन्होंने मिला लिया 1938 में। ही देन वांट टू ऑन द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो जर्मन स्पीकिंग लैंड था एक सुडेनलैंड, उसे भी मिला लिया, किससे, चेकोस्लोवाकिया से। एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। और कुछ समय बाद चेकोस्लोवाकिया को भी पूरी तरह से हड़प लिया। इन ऑल ऑफ दीज ही हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड। और इस दौरान देखिए, ध्यान दीजिए, इस दौरान जो हिटलर था, जो जर्मनी था, उसे एक सपोर्ट मिल रहा था, एक बिना बताए, यानी कि एक जो साइड से सपोर्ट मिल रहा था वो किसका मिल रहा था, इंग्लैंड का। विच हैड कंसीडर्ड द वर्साइल्स वर्डिक्ट टू हार्श। जो सोचता था कि जो वर्साइल्स जो ट्रीटी हुई थी वो बहुत ही हार्श थी, जो थोपी गई थी जर्मनी पे, तो तब वह सहायता दे रहा था। दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिजर्व द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। तो ये माना गया कि ये जो उसकी क्विक सक्सेसेस थी घर के अंदर और घर से बाहर, जो वो उसने पाई थी हिटलर ने, तो इससे माना गया कि अब जो धीरे धीरे जो खोया हुआ गौरव है कंट्री का, जर्मनी का, वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। इसके बाद देखिए जो हिटलर है, हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। तो वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुके। साख्त हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्ममेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन द डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जो उनके अभी आपने देखा जो इकोनॉमिस्ट थे वॉलमार्ट साख्त, तो उन्होंने एडवाइस दिया हिटलर को कि वो उनकी जो राजकोष है वह ज़्यादातर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो फोर्स पे और आर्म्स पे खर्चा कर रहे हैं, तो इसे कम कर दें। तो हिटलर की जो नाजी जर्मनी थी वहाँ ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं थी, कॉशियस लोगों की, तो साख्त को हटना पड़ा। और जो हिटलर थे उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना रिसोर्सेज को पाने का, तो वो था अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने का। अब देखिए क्या हुआ इसके लिए, टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए क्या किया हिटलर ने। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो उसने पोलैंड पर अपना अधिकार कर दिया, वहाँ पे हमला कर दिया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। और इससे क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध हो गया। इन सितंबर 1940 ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ध्यान दीजिए कब, सितंबर 1940। तो ये जो ट्राइपार्टाइट पैक्ट हुआ था जिस पे साइन हुए थे
तो यहाँ पर कौन सी थी थ्री पार्टीज? जर्मनी, इटली एंड जापान। तो इससे जो हिटलर है उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई। उसने हर जगह अपने पपेट जो शासक थे वो बैठा दिए थे, जो सपोर्ट करते थे नाजी जर्मनी को पूरे यूरोप में। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज द पिनेकल ऑफ हिज पावर। तो जो 1940 के लास्ट तक जो हिटलर था वो अपने पावर के शिखर पर था, यानी कि सबसे ज़्यादा उस समय वो यहाँ पर पावरफुल रूलर बन चुका था। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा कि हाउ हिटलर ही इज़ जस्ट कंटिन्यूसली increasing his power and he is attacking on other countries also, extending his territory। बट देखिए ज़्यादा लालच भी बुरा होता है, यहाँ पर भी वही हुआ हिटलर के साथ, और एक गलती जो इंसान को ले डूबती है वही यहाँ पर हुआ। देखिए क्या हुआ, हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम टू कंक्वेरिंग ईस्टर्न यूरोप। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने ईस्टर्न यूरोप को जीतने की सोची। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मनी। वो चाहता था कि जो जर्मन्स हैं, जर्मन के लोग हैं, उन्हें प्रॉपर फूड सप्लाईज मिले और उनके लिए जो रहने का स्थान है वो भी बढ़े। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जून 1941 को जो हिटलर है उसने अटैक कहाँ पर कर दिया? सोवियत यूनियन को। और आपको पता होगा इट वॉज द पावरफुल नेशन। In the historic blunder history, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and Eastern Front to the powerful Soviet armies। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान दीजिए, जो हिटलर था उसने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पे, बट इससे क्या हुआ, जो उसका वेस्टर्न पार्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे कमज़ोर हो गया। और वहाँ पर जो ब्रिटिश थे उनसे भी उनका युद्ध चल रहा था। आपने पढ़ा था भी कि ब्रिटिश, फ्रेंच, उन सभी से उसका इधर भी वॉर चल रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉम्बिंग शुरू हो गई, क्योंकि वो चाह ही रहे थे कि ये कमज़ोर पड़े। और जो हिटलर था उसने उसकी ये सबसे ज़्यादा जो ऐतिहासिक भूल हम कहते हैं वो यहाँ पर थी, उसकी जो ऐतिहासिक भूल थी। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिकेटेड अ क्रैशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। तो इसके बाद क्या हुआ, स्टालिनग्राड जो थी जगह, वहाँ पर जर्मनी की सेना को बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया रेड आर्मी के द्वारा, सोवियत यूनियन की जो सोवियत आर्मीज थी। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मीज हंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच्ड द हार्ट ऑफ बर्लिन। तो बर्लिन तक पहुँचने तक जो सोवियत रेड आर्मी है उन्होंने पीछा किया इनका, जो जर्मन सोल्जर्स थे। स्टेब्लिंग सोवियत हेगेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देर आफ्टर। और इसके बाद देखिए पूरे आधी सेंचुरी तक जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ तक जो सोवियत यूनियन है उसका नियंत्रण रहा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो हिटलर है उनकी जो साम्राज्यवादी जो विचारधारा थी, जो वो टेरिटरी अपनी बढ़ाना चाहते थे, तो यहाँ पर ये उनकी एक भूल थी सोवियत यूनियन पर अटैक करना, और यही उनकी हार की मुख्य वजह भी रही। मीनवाइल इसी दौरान द यूएसए हैड रजिस्टर्ड इन्वॉल्वमेंट इन दी वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें जो यूएसए था वो पहले शामिल नहीं था, वो बच रहा था इससे। इट वॉज अनविलिंग टू once again face all the economic problems that the first world war had caused। क्योंकि आपको पता होगा कि पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन वो इस वॉर से बहुत ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रह सका। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जो जापान था वो ईस्ट में अपनी पावर बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। और देखिए साथ ही जो जापान था वो यूएस नेवल बेसिस यानी कि जो उसकी नौसेना वाले जो बेसिस थे, केंद्र थे, वहाँ पर जो
ये जो पैसिफिक एरिया में, पैसिफिक ओशियन एरिया में, तो वहाँ पर जापान क्या कर रहा था, प्लानिंग बना रहा था उसे भी अटैक करके जीतने की। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्बिंग द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। ध्यान दीजिए बच्चों, जो हिटलर है उससे सपोर्ट लिया इन्होंने जापान ने, और उसके बाद इन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, जो पर्ल हार्बर है वहाँ पर स्टार्ट कर दी। अब देखिए जो यूएस है तो पावरफुल, लेकिन अभी तक बच रहा था वो। नाउ ही विल he would entered in the war. The US entered the Second World War, और जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, देखिए उसके पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था जापान ने, तो उसमें काफ़ी जो उसके नागरिक थे वो भी मारे गए थे, यहाँ पर सैनिक भी मारे गए थे। द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वॉर एंडेड इन May 1945। कब हुई? May 1945 को ख़त्म हुई विद हिटलर्स डिफीट। किसके साथ? जब हिटलर की हार हो गई। देखिए इतना बड़ा डिक्टेटर था और अपनी गलती से हार गया। द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड जापान, और जो यूएस था उसने देखिए इसके बाद बदला लेना चाह रहा था वो जापान से, तो उसने जापान के 2 शहर थे, आपने पढ़े भी होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो सबसे पहले इन्होंने हिरोशिमा पे एटम बम गिरा दिया, तो इससे बहुत नुकसान हुआ, और यहीं पर क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी नाउ रिटर्न टू हेलमुट एंड हिज फादर्स स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो देखिए बच्चों, जब आपने चैप्टर शुरू किया तो वहाँ पे आपने हेलमुट की स्टोरी पढ़ी थी, एक बच्चे की, कैसे उसके फादर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और ये जो हेलमुट था उसने बहुत समय तक, लगभग 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर ना दे दे। तो देखिए ऐसा क्या किया था, ऐसी जो नाजी जो क्रिमिनलिटी थी, यानी जो उन्होंने क्राइम किया था वॉर के दौरान, वो क्या था ऐसा, तो वो अब आप आगे पढ़ेंगे। So students, one more thing, how Hitler dead, कैसे वो मरा? He committed suicide after the second world war। तो क्या हुआ था, देखिए काफ़ी पावरफुल डिक्टेटर था वो, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं उस टाइम के न्यूज़पेपर, हिटलर रिपोर्टेड डेड। सो ये बंकर में डेड मिले, जो कि आप चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर ends here. So students, in the next part we will study third part of this chapter. So till then, bye.